हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारे मस्ती होंगे। तो बच्चों, आज हम हेलो एल्केन को बनाने की विधियां स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर में हम एक विधि कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में हम एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड बनाएंगे। बच्चों, यह क्रियाविधि मुक्त मूलक क्रियाविधि होती है जो 11वीं की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आती है। लेकिन आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपने 11वीं में नहीं सीखी है तो आप यहां पर सीख जाओगे। हम पूरी क्रियाविधि को विस्तार से समझेंगे। ठीक है बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह कर्नावत और आप देख रहे हो RS कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों देखो, एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा हम हेलो एल्केन बनाते हैं। तो देखो, सबसे पहले एल्केन क्या होते हैं? एल्केन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, जहां पर n क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या है। ठीक है, तो आप मैथेन भी ले सकते हो, आप एथेन भी ले सकते हो। ठीक है ना? तो एल्केन ये हो गए। अब बच्चों, हैलोजन का मतलब आवर्त सारणी में 17वां वर्ग। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन ये हैलोजन होते हैं। इनको हैलोजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लवण बनाते हैं। ठीक है ना? तो देखो, हैलोजन को हम कैपिटल अक्ष से शो करते हैं। ठीक है ना? बड़े अक्ष से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हैलोजन में आपके पास फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, यह जो अभिक्रिया होगी वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी। यानी कि यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और उसको हम शो करेंगे H न्यूज से। आ गई बात समझ में? अब देखो, इसकी सिंपल रासायनिक अभिक्रिया कर लेते हैं, उसके बाद इसकी क्रियाविधि देखते हैं। तो बच्चों, एल्केन मान लो हमने CH4 ले लिया। अब देखो, सूर्य का प्रकाश करता क्या है पहले वो बताता हूं। देखो, आपको बंध को तोड़ना है ना? अब देखो, बंध विदलन कितने प्रकार से होता है? देखो, बंध विदलन मतलब बंध का टूटना। तो बच्चों, बंध विदलन दो प्रकार से होता है। एक तो समांश विदलन, समांश या फिर इसको हम सम अपघटनी विदलन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? एक होता है विषमांश विदलन, या फिर इसको हम विषम अपघटनी विदलन भी बोल सकते हैं। विषम अपघटनी विदलन, अब बच्चों, इनका मतलब समझिए कि मतलब क्या होता है। देखो, समांश का मतलब है सम और अंश। जैसे मान लो ये आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन का अणु है, तो इसमें क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड होगा ना। ठीक है, तो समांश अपघटन या फिर समांश विदलन का मतलब ये होता है कि बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के पास और एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के पास। ठीक है ना? मतलब बंध का बीच में से टूटना समांश विदलन कहलाता है। आ गई बात समझ में? आपको पता है कि बंध दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के बना होता है। तो इसमें बंध का एक इलेक्ट्रॉन तो एक परमाणु के पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के पास। तो इससे आपके पास देखो, क्लोरीन अकेला बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो आप ऊपर इलेक्ट्रॉन दिखा दो। तो बच्चों, इनको हम बोलते हैं मुक्त मूलक। क्या बोलते हैं? मुक्त मूलक। ठीक है, तो समांश विदलन का मतलब बीच में से तोड़ना। ठीक है, और बीच में से तोड़ने का मतलब दोनों परमाणु के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, जिन्हें हम मुक्त मूलक बोलते हैं। अब बच्चों, विषमांश विदलन का मतलब होता है कि बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु ले जाए। जैसे मान लो HCl है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन ने दे रखा है और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दे रखा है। तो क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, तो क्लोरीन क्या करेगा? बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपने पास ले जाएगा। तो हाइड्रोजन के पास तो कुछ नहीं बचाना बेचारे के पास है, तो इस पर प्लस और क्लोरीन पर क्या आ जाएगा? माइनस। आ गई बात समझ में? तो विषमांश विदलन या फिर विषम अपघटनी विदलन का मतलब कि बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के पास, जबकि समांश में बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास। ठीक है, तो बच्चों, इनको हम बोलते हैं आयन।
तो विषमांश विदलन से आयन बनते हैं, जबकि समांश विदलन से मुक्त मूलक बनते हैं। आगे बात समझ में। ऐसा क्यों होता है? दो परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर के कारण होता है। अब बच्चों यहां पर क्या होगा, सनलाइट या फिर आप गर्म करोगे ना, तो गर्म करोगे तो बॉन्ड बीच में से टूट जाएगा, या फिर सनलाइट ना बॉन्ड को बीच में से तोड़ती है, कहने का मतलब मुक्त मूलक बनाती है। आ गई बात समझ में। अब देखो, चलो बंध का टूटना तो आपके समझ में आ गया। अब देखो, ये हमने एल्केन ले लिया, ये अपना मैथेन है। क्या है? मैथेन है। और इसका हैलोजनीकरण कर रहे हैं तो हम क्लोरीन ले लेते हैं और साथ में लेते हैं सनलाइट। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या होगा, इस मैथेन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, और क्लोरीन को ऐसे लिख सकते हैं, तो बंध बीच में से टूटेगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, यहां पर भी बंध बीच में से टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना सकते हैं ना, तो HCl बाहर निकल गया, और ये CH3 और ये Cl आपस में जुड़ सकते हैं ना, तो आपके पास CH3Cl बन गया, यानी कि ये बन गया मोनोक्लोरो व्युत्पन्न। क्या बन गया? मोनोक्लोरो व्युत्पन्न, है ना। मैथिल क्लोराइड बन गया ना, या फिर क्लोरोमेथेन यूपीएससी बोल सकते हो आप। तो ये मोनो क्लोरो व्युत्पन्न, मोनो का मतलब एक क्लोरीन लगा हुआ है। अब बच्चों क्लोरीन अगर आपके पास और है, क्लोरीन अगर और होगी ना, तो आगे रिएक्शन क्या होगी, आप दोबारा क्लोरीन ले लो और सूर्य का प्रकाश ले लो, तो वो का वो काम करना है कि एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन क्या बाहर, HCl बाहर, तो दूसरी क्लोरीन लग जाएगी। आ गई बात समझ में। तो ये क्या बन गया? डाई क्लोरो व्युत्पन्न। क्या बन गया? डाई क्लोरो व्युत्पन्न। ठीक है ना। अब मान लो आपके पास क्लोरीन, देखो जब तक हाइड्रोजन है रिएक्शन चलती जाएगी, है ना, तब तक चलेगी जब तक क्लोरीन पूरी ना हो जाए। अब देखो दोबारा आपने क्लोरीन ले ली और आपके पास सनलाइट है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन यहां से HCl बाहर, तो एक क्लोरीन और जुड़ गया, तो ये क्लोरोफॉर्म हो गया, है ना, ट्राई क्लोरो व्युत्पन्न। ठीक है, ट्राई क्लोरो व्युत्पन्न बन गया ये। आ गई बात समझ में। अब देखो इसको ऊपर कर रहे हैं। अब मान लो आपके पास क्लोरीन और है और सनलाइट है, तब क्या होगा, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा और CCl4 बन जाएगा और HCl बाहर हो जाएगा। तो आपके पास यहां पर ये क्या बन गया, टेट्राक्लोरो व्युत्पन्न। क्या बन गया? टेट्राक्लोरो व्युत्पन्न। आ गई बात। ठीक है बच्चों। अब देखो जब मैथेन का हम क्लोरीनीकरण करते हैं तो हमारे पास मोनोक्लोरो व्युत्पन्न, डाई क्लोरो व्युत्पन्न, है ना, ट्राई क्लोरो व्युत्पन्न और टेट्रा क्लोरो व्युत्पन्न, इन चारों का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, इन चारों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो देखो हेलो एल्केन बनाने की यह अच्छी विधि नहीं है, क्योंकि हमें तो कोई एक बनाना होता है, लेकिन बन गए कितने, देखो 4। अब इन चारों को अलग अलग करना होगा, तो इनको अलग हम करते हैं प्रभाजी आसवन से। तो बच्चों आसवन की विधियां भी आप 11th में पढ़ते हो ना, इनको अलग किया जाता है प्रभाजी आसवन से। चलो थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूं। देखो आसवन का मतलब आप ये समझो गर्म करना। ठीक है, अब आपको पता है कि यहां पर 4 क्लोरीन लगे हुए हैं। देखो आसवन का मतलब है कि गर्म करके गैस बनाना, ठीक है ना, और गैस बनाने का मतलब अणुओं का के बीच का आकर्षण तोड़ना। देखो भाई बच्चों, देखो लिक्विड से हम गैस बनाते हैं, द्रव से गैस बनाते हैं, इसका मतलब क्या है कि द्रव के अणुओं के बीच का आकर्षण अगर हम तोड़ देंगे ना, तो अणु गति करेंगे, मतलब वो ऊपर उड़ेंगे, यानी कि द्रव का क्या बन गया, गैस। ठीक है ना। तो क्वथनांक का मतलब भी क्या होता है, द्रव के अणुओं के बीच का आकर्षण तोड़ेंगे और उन्हें उड़ा देंगे, क्योंकि आकर्षण टूटते ही अणु गति करेंगे और उड़ने लगेंगे। आगे बात समझ में। अब जो आकर्षण होता है ना, वो 2 कारकों पर निर्भर करता है। एक तो द्रव्यमान पर, क्योंकि द्रव्यमान ज्यादा होगा आकर्षण ज्यादा लगेगा। एक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, कि जो अणु बड़ा होगा ना, उनमें आकर्षण ज्यादा लगेगा। आगे बात समझ में। तो देखो यहां पर CCl4 है ना, इसका द्रव्यमान भी ज्यादा है, CCl4 का द्रव्यमान भी ज्यादा है
और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा आकर्षण होगा, तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा तापमान देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका क्वथनांक ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे क्लोरीन की संख्या बढ़ रही है ना, क्वथनांक बढ़ रहा है, तो हमने मान लिया कि इसका क्वथनांक है 20 डिग्री सेल्सियस। ये हमने मानना है, एक्चुअल में नहीं होता, समझने के लिए मान रहे हैं बस। इसका 30 डिग्री सेल्सियस, इसका 40 डिग्री सेल्सियस, इसका 50 डिग्री सेल्सियस, ये हमने मान लिया है। अब बच्चों हम 20 पर गर्म करेंगे तो ये ऊपर वाला उड़ जाएगा ना, तो उड़ने मत दो, अलग से स्टोर कर लो। 30 पर गर्म करेंगे तो ये उड़ जाएगा, अलग हो गया। 40 पर गर्म करेंगे तो ये उड़ जाएगा, तो बचा कौन? तो प्रभाजी आसवन से, मतलब कहने का मतलब गर्म करके इनको हम अलग अलग कर सकते हैं। आ गई बच्चों बात समझ में? चलो अब देखो, मान लो आपके पास एल्केन ये हो, आपके पास एल्केन ये हो और आप क्लोरीनीकरण कर रहे हो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो बच्चों हो सकता है कि क्लोरीन यहां पर जुड़े, हो सकता है कि क्लोरीन यहां पर जुड़े, और हो सकता है कि क्लोरीन यहां पर जुड़े। अब यहां और यहां वाली बात तो एक ही हो जाएगी, यानी कि यहां पर भी जुड़ सकता है क्लोरीन और यहां पर भी जुड़ सकता है, तो दोनों उत्पाद बनेंगे। तो CH3 CH2 CH2Cl ये उत्पाद भी बनेगा, यानी कि ये हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन। अब हो सकता है यहां से हाइड्रोजन निकले और HCl यहां से निकले, क्लोरीन यहां पर जुड़ जाए, तो ये भी हो सकता है बच्चों, क्लोरीन यहां पर भी जुड़ सकता है, तो ये हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। अब बच्चों इनमें क्वेश्चन ये बनता है कि इनमें से कौन सा उत्पाद ज्यादा बनेगा, कहने का मतलब इनमें से मुख्य उत्पाद कौन सा होगा, तो इसका कैसे पता लगाए? तो बच्चों देखो, अगर मान लो यहां पर क्लोरीन जुड़ेगा ना, इसका मतलब यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये मुक्त मूलक बनेगा। ठीक है, अब मान लो यहां से हाइड्रोजन नहीं निकल करके यहां से हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है ना, यहां से हाइड्रोजन निकल रहा है। अभी देखो हम क्रियाविधि पढ़ेंगे, बस एक बार समझ लो आप, यहां से हाइड्रोजन निकल रहा है तो ये मुक्त मूलक बनेगा। तो आप 11वीं की जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सामान्य कार्बनिक रसायन में मुक्त मूलक पढ़ते हो ना, तो देखो यहां पर मुक्त मूलक बनेगा ना, तो जिस कार्बन पर मुक्त मूलक हो और वह 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो ना, तो वो द्वितीयक मुक्त मूलक होता है। और जिस कार्बन पर देखो इलेक्ट्रॉन हो, मतलब इलेक्ट्रॉन, और वह 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो वो प्राथमिक मुक्त मूलक होता है। तो बच्चों इनके स्थायित्व का क्रम हम अति संयुग्मन द्वारा देते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन द्वारा। ठीक है, तो आप याद रखो कि जो तृतीयक मुक्त मूलक होता है वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है, उसके बाद द्वितीयक मुक्त मूलक, और उसके बाद प्राथमिक मुक्त मूलक। आ गई बात समझ में? और आप +I प्रभाव से भी बता सकते हो, +I प्रभाव से भी इनका स्थायित्व बता सकते हो, लेकिन अति संयुग्मन वाला बहुत अच्छा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कार्बनिक रसायन यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाकर के देखिए, तो वहां पर आपको मुक्त मूलकों के स्थायित्व के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है ना? तो देखो बच्चों, इनका हम स्थायित्व अति संयुग्मन द्वारा भी दे सकते हैं और प्रेरणिक प्रभाव यानी कि +I प्रभाव द्वारा भी हम इनका स्थायित्व बता सकते हैं। लेकिन आपको यहां पर इतनी ज्यादा गहराई में जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि प्राथमिक से द्वितीयक मुक्त मूलक ज्यादा स्थायी होता है। तो बच्चों जो ज्यादा स्थायी होगा वही तो रिएक्शन करेगा ना, इसका मतलब क्लोरीन कहां जुड़ेगा? यहां पर जुड़ेगा। तो मुख्य उत्पाद कौन सा होगा? तो बच्चों मुख्य उत्पाद आपका 2 क्लोरोप्रोपेन होगा। आ गई बच्चों बात समझ में? आ गई क्या? चलो तो अब इनकी हम क्रियाविधि पढ़ते हैं। तो बच्चों ध्यान से समझना, पहले आप इनको लिख लो, उसके बाद हम क्रियाविधि स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों अब मुक्त मूलक हैलोजनीकरण की क्रियाविधि स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखना, क्रियाविधि में बस आपको इतनी सी रिएक्शन दिखानी है, पूरी रिएक्शन नहीं दिखानी है कि एक क्लोरीन और जुड़ गया, एक और जुड़ गया, बस क्रियाविधि में आपको इतनी सी रिएक्शन दिखानी है। और बच्चों आप जानते हो कि क्रियाविधि के 3 पार्ट होते हैं, मुक्त मूलक क्रियाविधि के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है कि रिएक्शन स्टार्ट होती है, कहने का मतलब श्रृंखला प्रारंभन पद,
ठीक है, उसके बाद रिएक्शन चलती है तो श्रृंखला संचरण पद, और लास्ट में हमें रिएक्शन को रोकना भी है ना, तो श्रृंखला समापन पद। तो क्रियाविधि 3 चरणों में या फिर 3 पदों में संपन्न होती है। तो बच्चों क्रियाविधि इस रिएक्शन की स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट है स्टेप फर्स्ट, प्रथम पद, ठीक है। तो प्रथम पद है श्रृंखला प्रारंभक पद। तो बच्चों पहले क्या होगा, जो क्लोरीन का अणु है ना वो सनलाइट से टूटेगा। तो देख लो ये Cl2 है और ये सूर्य का प्रकाश है, तो टूटेगा। तो आपको पता है कि क्लोरीन मुक्त मूलक बनेगा ना, चाहे आप 2 लगा करके लिख दो या फिर दोनों को अलग अलग लिख दो। तो आपकी श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, क्लोरीन का अणु टूट गया है और वो अटैक करने के लिए तैयार है। आगे बात समझ में। अब बच्चों देखो क्या होगा, स्टेप सेकंड एकदम सिंपल है, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि जो मुक्त मूलक हैलोजनीकरण होता है उसकी क्रियाविधि के 3 पद है। पहले हम स्टार्ट करेंगे, रिएक्शन को चलाएंगे और रिएक्शन को क्लोज कर देंगे। कहने का मतलब अभिक्रिया को स्टार्ट करने वाला पद कौन सा है, श्रृंखला प्रारंभक, उसके बाद चलाने वाला श्रृंखला संचरण, चल रही है रिएक्शन, ठीक है, और एंड में श्रृंखला समापन, ठीक है। तो श्रृंखला प्रारंभक में तो बस आपको क्लोरीन के अणु को तोड़ना है और कुछ नहीं करना है। अब बच्चों देखो दूसरा है श्रृंखला संचरण, श्रृंखला संचरण पद। तो बच्चों श्रृंखला संचरण का मतलब अब हमारे पास क्लोरीन का मुक्त मूलक बन गया है। अब ये बदमाशियां स्टार्ट करेगा। देखो तो मैथेन को ले आओ, तो मैथेन को आप ऐसे लिख सकते हो, क्या बताओ, और ये क्लोरीन मुक्त मूलक। तो देखो क्लोरीन को कौन चाहिए, H चाहिए कि CH3 चाहिए। तो आपको पता है अगर दोनों के पास H और CH3 दोनों होना तो क्लोरीन किसका चयन करेगा, अरे भी सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन का चयन करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन को कंधों पर उठाना आसान है लेकिन CH3 को नहीं है, ठीक है ना। तो सिंपल याद रखो कि यहां से यह हाइड्रोजन पर दबाव डालेगा तो हाइड्रोजन इसके साथ चलता बनेगा, और आपने सनलाइट ले रखी है ना तो बॉन्ड आपका बीच में से ब्रेक होगा। तो H और Cl क्या बाहर, HCl बाहर हो जाएगा और आपके पास मैथिल मुक्त मूलक जनरेट होगा। आ गई बात समझ में। अब बच्चों यह मैथिल मुक्त मूलक क्या करेगा, देखो यह मैथिल मुक्त मूलक क्लोरीन पर दबाव डालेगा। किस पर दबाव डालेगा, क्लोरीन पर। तो यह बॉन्ड बीच में से टूट जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, CH3Cl, ठीक है, और वापिस से कौन जनरेट हो गया, क्लोरीन मुक्त मूलक। आ गई बात समझ में। तो बस ये 2 आपको श्रृंखला संचरण पद में दिखाने हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप थर्ड, श्रृंखला समापन पद। अब श्रृंखला समापन में आपके पास जो जो मुक्त मूलक है ना, इस साइड जो जो मुक्त मूलक काम में आ रहे हैं ना उनको जोड़ दो। तो इस साइड कौन कौन से मुक्त मूलक है, क्लोरीन क्लोरीन है तो जोड़ दो, तो क्या बन गया आपके पास Cl2। मैथिल है तो मैथिल मुक्त मूलक भी आपस में जुड़ सकते हैं, तो आपके पास क्या बन गया, एथेन। मतलब मुक्त मूलक जितनी तरह से आप जोड़ सकते हो ना जोड़ दो। उसके बाद आप एक मैथिल को और एक क्लोरीन मुक्त मूलक को भी जोड़ सकते हो ना, तो आपके पास बन गया CH3Cl। तो बच्चों आ गई बात समझ में। तो पहले आपको क्या करना है, श्रृंखला को प्रारंभ करना है, तो आपको क्लोरीन के अणु को तोड़ देना है। तोड़ दिया तो क्लोरीन के मुक्त मूलक बने। उसके बाद श्रृंखला संचरण, तो यह क्लोरीन मुक्त मूलक मैथेन से हाइड्रोजन ले जाएगा तो CH3 मुक्त मूलक बन गया। अब यह CH3 मुक्त मूलक क्या करेगा बताओ, कौन बचा, क्लोरीन बचा ना, Cl2। तो Cl2 से Cl ले लेगा तो CH3Cl बन जाएगा, तो क्लोरीन मुक्त मूलक वापस जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो श्रृंखला संचरण पद में ध्यान रखना, श्रृंखला संचरण पद में जो जो मुक्त मूलक बन रहा है ना उनको आपस में जोड़ दो। तो पहले तो देखो 2 क्लोरीन को जोड़ दो आपस में, उसके बाद क्लोरीन और CH3 को जोड़ दो, उसके बाद 2 CH3 को जोड़ दो। ये लो
कि श्रृंखला संचरण पद में जो जो मुक्त मूलक बन रहे हैं ना उनको जोड़ दो, जितनी तरह से जुड़ते जोड़ दो। 2 क्लोरीन को जोड़ दिया, 1 क्लोरीन 1 CH3 को जोड़ दिया, 2 CH3 को जोड़ दिया। तो बच्चों एकदम सिंपल है क्रियाविधि, तो फटाफट आप इनको लिख लो। तो बच्चों अब इस रिएक्शन के प्रति हैलोजनों की क्रियाशीलता का क्रम पढ़ते हैं। तो यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चों इसको ध्यान से समझना। तो बच्चों इस रिएक्शन के प्रति, रिएक्शन क्या हमारी कि ये तो हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है, और ये हैलोजन है, तो हेलो एल्केन बनेगा और HX बनेगा, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन के प्रति जो हैलोजन है उनका क्रम क्या है? तो बच्चों इस रिएक्शन के प्रति जो फ्लोरीन है वह सबसे ज्यादा क्रियाशील है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, और सबसे कम क्रियाशील है आयोडीन। तो आयोडीन क्यों सबसे कम क्रियाशील है और फ्लोरीन क्यों सबसे ज्यादा क्रियाशील है? बच्चों ये बात समझो। तो देखो फ्लोरीन में आपको है ना बंध को तोड़ना है, तो आपको पता है कि फ्लोरीन में बंध ये तुरंत टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा होता है। भी फ्लोरीन का आकार छोटा और इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है ना, तो 2 फ्लोरीन अगर पास पास होंगे ना तो उनके इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण लगेगा और फ्लोरीन दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्लोरीन इसलिए सबसे ज्यादा क्रियाशील है। आपको यह बात समझ में आ गई? अब आयोडीन क्यों कम क्रियाशील है वो देखो। तो बच्चों मान लो आपने आयोडीन के साथ ये रिएक्शन करवाई और आपने सनलाइट ले ली, तो आपके पास बनेगा एल्किल आयोडाइड बनेगा और HI। तो बच्चों आयोडीन के साथ यही तो अभिक्रिया होगी। अब यह क्यों आयोडीन सबसे कम क्रियाशील है? क्योंकि बच्चों यह जो अभिक्रिया होती है वो उत्क्रमणीय होती है, यानी कि वापस ये अभिक्रिया हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? देखो कि जो HI होता है ना वो बहुत ही ज्यादा अम्लीय होता है, यानी कि HI में है ना, HI में ये बॉन्ड तुरंत ब्रेक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि देखो यह तो मान लो आपका हाइड्रोजन हो गया ना, आयोडीन का आकार बहुत बड़ा होता है, आयोडीन का आकार बहुत बड़ा होता है, ये मान लो ये आयोडीन का आकार है। और आपको बच्चों पता है कि जो बंध लंबाई होती है वो परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं? बंध लंबाई बोलते हैं। आ गई बात समझ में? अब देखो ये बॉन्ड क्यों टूटता है? क्योंकि आयोडीन का आकार बड़ा, इसका मतलब बंध बड़ा बनेगा। तो बंध लंबाई जितनी ज्यादा बड़ी होगी ना वो बंध उतनी जल्दी टूटेगा, यानी कि उसकी बंध वियोजन एंथैल्पी का मान बहुत कम होगा। बंध वियोजन एंथैल्पी का मतलब बच्चों कि बंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए ना उसे हम बंध वियोजन एंथैल्पी बोलते हैं। तो बड़ा बंध आराम से टूटेगा, मतलब कम ऊर्जा चाहिए, मतलब बंध वियोजन ऊर्जा क्या हो गई? कम हो गई। इसलिए देखो आपने सनलाइट, सूर्य का प्रकाश ले रखा है, तो ये HI वापस टूट जाएगा, HI वापस टूट जाएगा। अब यहां पर भी तो ये आयोडीन है, इसका मतलब बंध बड़ा है, तो यहां पर क्या है? ये R का मतलब कोई एल्किल समूह है, इसका मतलब कार्बन है, तो ये वाला बंध तो इससे भी बड़ा है, ठीक है ना। ये वाला बंध जो है वो तो इससे भी बड़ा है, इसका मतलब ये बंध भी वापस टूट जाएगा। तो आयोडीन और आयोडीन वापस जुड़ जाएंगे और एल्किल समूह है और हाइड्रोजन वापस जुड़ जाएंगे। तो यह अभिक्रिया जो होती है बच्चों वो उत्क्रमणीय होती है। क्या होती है? उत्क्रमणीय। कहने का मतलब एल्किल आयोडाइड बन तो जाएगा लेकिन वो वापस ये दोनों मिलकर के ये बना लेंगे। अब बच्चों इस अभिक्रिया को मेरे को क्या करना है? अग्र दिशा में ही करना है। तो अगर हम HI का इलाज कर दे तो बताओ फिर वापस ये अभिक्रिया ऐसे नहीं चलेगी ना, क्योंकि अभिक्रिया को वापस कौन चला रहा है? HI चला रहा है। तो बच्चों HI का इलाज करते हैं और HI का इलाज करता है आयोडिक अम्ल। तो इस अभिक्रिया में हमें आयोडिक अम्ल डालने की जरूरत होती है, तब ये रिएक्शन आगे की ओर चलेगी। क्या होगा? तब ये रिएक्शन किस साइड चलेगी? आगे की ओर। क्योंकि आयोडिक अम्ल बच्चों क्या करता है देखो, तो यहां पर HI के 5 मॉलिक्यूल 5 अणु काम में आएंगे। अब देखो आयोडीन कितने हैं? 5 और 1 6,
तो 6 आयोडीन का बन जाएगा 3I2 प्लस हाइड्रोजन कितने देखो 5 और एक 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, यानी कि इसका बन जाएगा 3H2O। तो HI को यह HiO3 क्या बना देगा I2, यानी कि ये तो क्रिया कार्य की बना देगा। इसका मतलब HiO3 डालते ही HI गायब हो जाएगा। अगर HI गायब हो गया ना तो ये अभिक्रिया ऐसे ही चलेगी। तो बच्चों समझ गए क्या कि इस अभिक्रिया के प्रति, कहने का मतलब हैलोजनीकरण के प्रति, फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्रियाशील और आयोडीन सबसे कम क्रियाशील होता है। ठीक है ना। आयोडीन में तो ये अभिक्रिया होती नहीं है जब तक हम HiO3 या फिर H3PO4 है ना, फॉस्फोरिक अम्ल, अगर ये नहीं डालेंगे ना तो ये अभिक्रिया होगी नहीं। ये जो बनेगा ना वापिस ये बन जाएगा। तो इस अभिक्रिया को हम अग्र दिशा में चलाने के लिए ये डालते हैं। आ गई बच्चों बात समझ में। अब देखो हमने हैलोजनों का क्रम तो पढ़ लिया, अब हम एल्केनों का क्रम पढ़ते हैं, क्योंकि एल्केन भी देखो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। चतुष्क एल्केन भी होते हैं लेकिन वहां पर अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड से कार्बन से जुड़ जाएगा, तो कैसे हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। ठीक है ना बच्चों। तो देखो अब हम एल्केनों का क्रम देखते हैं। तो एक तो मान लो हमारे पास ये एल्केन है, ये एल्केन। तो देखो इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए ना, तो ये तो तृतीयक एल्केन हो गया। एक ये मान लो, एक हमारे पास ये एल्केन है, तो इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये द्वितीयक हो गया, है ना, सीधा प्रोपेन ही है ये। तो एक ये मान लो। तो अब देखो चलो जो H निकालना है वो मैं शो कर देता हूं अलग से। तो इसका ये H निकालना है, इसका हमें ये H निकालना है। तो इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये प्राथमिक एल्केन हो गया, और एक हमारे पास ये है। ठीक है। तो ये तो आपका मैथेन ही है। ठीक है बच्चों। अब इनका क्रम देखते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि यहां से H, क्योंकि इसमें इस रिएक्शन में क्या होता है, एल्केन का H निकलता है, तो ये H निकल गया, तो यहां पर मुक्त मूलक बन गया। H निकल गया तो यहां पर, H निकल गया तो यहां पर, और इसका H नहीं दिखाया क्या, चलो इसको आपको ऐसे लिखना है CH4 को, यहां से H निकल गया तो ये। अब बच्चों ये तो तृतीयक तृतीयक मुक्त मूलक, ये द्वितीयक मुक्त मूलक, यह है प्राथमिक मुक्त मूलक, और यह है मैथिल मुक्त मूलक। तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन कहने का मतलब अति संयुग्मन या फिर प्रेरणिक प्रभाव से, ठीक है ना, प्रेरणिक प्रभाव का मतलब +I प्रभाव से इनके स्थायित्व की तुलना कर सकते हो। तो बच्चों आप जानते हो, आप 11th में पढ़ चुके हो कि यह सबसे ज्यादा स्थायी होगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा अभिक्रिया कौन देगा, ये। उसके बाद यह स्थायी होगा तो ये, उसके बाद यह स्थायी होगा तो ये, और उसके बाद यह स्थायी होगा तो ये अभिक्रिया देगा। आ गई बात समझ में बच्चों। तो बच्चों अगर लेक्चर आपके समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियोज के लगातार नोटिफिकेशन आपको मिल सके।